हरिओम। प्रार्थना के लिए ध्यानात्मक आसन में बैठेंगे। कमर गर्दन एक सीध में रखते हुए आंखें कोमलता से बंद करेंगे। गहरी श्वास लेंगे। डबल काउंट में एक्सेल करेंगे। फिर से गहरी श्वास। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने नेत्रों पे लगाएंगे। अपने ब्रेन को अध्ययन सत्र के लिए एक्टिवेट करते हुए धीरे धीरे नेत्र खोलेंगे। हमने लास्ट क्लास में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, स्टेट यूनिवर्सिटीज, डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटीज एंड प्राइवेट, इनका टोटल नंबर देखा था। फिर इसके बाद हमने देखा कि किस तरह से यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश की जाती है। फिर देखा कि फिनेंशियल असिस्टेंस कौन करता है, तो कौन से ऐसे सेक्शंस है जिनके थ्रू उनको ग्रांट भी मिलता है और उनकी फंडिंग होती है। तो जीडीपी का कितना परसेंट अब शिक्षा पे खर्च हो रहा है, ये सारी बातें आप एक ओवरव्यू लेंगे और बजट के बारे में कुछ अलग से जो पीवाईक्यूज लिख लेंगे, क्योंकि जिस दिन हमारा लास्ट सेशन होगा मैं एक पीवाईक्यू सेशन ले लूँगी और उसका पीडीएफ भी आपको सेंड कर देंगे, ग्रुप में शेयर कर देंगे। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की स्थापना पार्लियामेंट एक्ट द्वारा होती है और ये अपवाद वाली बात भी हमने देख ली थी कि जनरली इन सबके जो विजिटर है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, लेकिन विश्व भारती यूनिवर्सिटी एक एक्सेप्शन है, अपवाद है, जहाँ के विजिटर पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री होते हैं। अब स्टेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें तो स्टेट लेजिस्लेचर के एक्ट के अंतर्गत ये स्थापित की जाती है। यूजीसी एक्ट 1956 के सेक्शन 2F और 12B के तहत इसे मान्यता मिलती है। फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की, तो ऐसा नहीं कि जिसका मन आया उसने यूनिवर्सिटी ओपन कर ली। प्रॉपरली वो प्राइवेट बॉडीज़ के द्वारा जब स्थापित हुई है तो यूजीसी से उसका अप्रूवल भी ज़रूरी है, यानी यूजीसी की स्वीकृति लेना ज़रूरी है। एकेडमिक स्टैंडर्ड्स का पालन करना भी ज़रूरी है। तो भारत की पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ, मेडिकल एंड टेक्नोलॉजिकल साइंसेज, 1995 सिक्किम गंगटोक में इसकी स्थापना हुई। पीवाईक्यू है ये, बिल्कुल पता रखेंगे इसे। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हायर एजुकेशन में एक्सेस, इनोवेशन और प्रोफेशनल कोर्सेज को बढ़ावा देती है। अब बात करें डीम्ड यूनिवर्सिटीज की, तो ये क्या होती है, पहले तो इसका क्लैरिफिकेशन देखते हैं। जब कोई इंस्टीट्यूट एजुकेशन और रिसर्च में एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करता है तो यूजीसी का जो एक्ट है 1956, इसकी धारा 3 के अंतर्गत इसको डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का खिताब दे दिया जाता है। तो स्टेटस यूनिवर्सिटी लेवल की एकेडमिक ऑटोनॉमी प्रदान करता है। तो ये जो स्टेटस है यूनिवर्सिटी लेवल की, तो एकेडमिक स्वायत्तता इसे मिल गई है, यानी ये अब स्टूडेंट्स के लिए अलग अलग जो सब्जेक्ट्स है वो कंडक्ट करते हुए यहाँ कोर्सेज रन कर सकते हैं। और ये क्यों बनाई, क्या ज़रूरत पड़ी, तो रिसर्च को प्रोमोट करने के लिए। देखिए नैप 2020 आप पढ़ रहे हैं तो उसमें भी रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए बजट भी बढ़ाया गया है, यूनिवर्सिटीज़ की संख्या भी बढ़ाई गई है। भारत का जो टैलेंट है विदेशों में ना जाए, यहीं रहे, इस प्रयास को लेकर के हाई क्वालिटी रिसर्च यहाँ की जाए, ये प्रयास किया गया है। तो स्पेशलाइज्ड एजुकेशन को बढ़ावा मिले, सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस यहाँ पे विकसित हो, इनोवेशन और एडवांस स्टडीज़ को सपोर्ट मिले, ये सब प्रयास किए गए हैं। अब फंडिंग की बात करें तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा डायरेक्टली फंडिंग मिलती है, सीधे सीधे इसे पैसा मिलता है। और यूजीसी का जो एकेडमिक फ्रेमवर्क है ना, उसके अंतर्गत ही ये काम करती है। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे। NUEPA ये पढ़ चुके हैं हम, ऊपर इसकी फुल फॉर्म भी आई थी, प्रॉपरली आप इसको लिख के लर्न कर लेना, ये आपके लिए नई चीज़ है। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली में, तो संस्कृत का प्रोमोशन हो, बढ़ावा मिले, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन को बढ़ावा मिले, इसके लिए ये स्थापित हुआ। लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ नई दिल्ली में
तो इसका भी वही उद्देश्य है कि संस्कृत को बढ़ावा मिले, उसमें रिसर्च ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी करें। राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ ये तिरुपति में है, ठीक है, साउथ में। और NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल, ये कैसे याद रखेंगे, हरियाणा में सबसे ज़्यादा गाय भैंस होती है ना, पशुपालन उधर बहुत होता है, तो करनाल, तो डेयरी का जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है, यानी स्टूडेंट्स रिसर्च कर रहे हैं तो हर लेवल पे हो रही है ना, तो वो कहाँ है, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल में है। तो वहाँ पे डेयरी साइंस और एग्रीकल्चर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए एक इंस्टीट्यूट खोला गया है। TIFR क्या है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, ये मुंबई में है। और यहाँ साइंस और फंडामेंटल रिसर्च की एक विश्व स्तरीय वर्ल्ड क्लास सेंटर है ये। अब देखेंगे मेटा यूनिवर्सिटी क्या होती है। आप लोगों ने मेटा नाम कहाँ सुना, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ये व्हाट्सएप, ये कब कहाँ से संचालित होते हैं। अगर आपने अपना ICT वाला यूनिट बहुत ध्यान से पढ़ा होगा ना, तो आपको मेटा वर्ड पता होगा और सारे ईयर्स पता होंगे कि कब ट्विटर आया, कब फेसबुक आया। ट्विटर पहले किसके अधिकार में था और अब उसको किसने एक्वायर कर लिया। तो मेटा बेसिकली फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड ये सब जो है व्हाट्सएप, ये एक ही जो फीचर्स कनेक्टेड है ना, तो ये मेटा कहलाते हैं। तो ये नई पीढ़ी की बात हो रही है ना। अब आपको लगेगा कि इस वर्ड का यहाँ पे क्या काम है, तो ये काम है कि यूनिवर्सिटी मेटा यूनिवर्सिटी कहला रही है, नई पीढ़ी की विश्वविद्यालय प्रणाली। तो नए तरीके से अब कैसे पढ़ाई हो रही है, देखिए ट्रेडिशनल मेथड गुरुकुल था, फिर धीरे धीरे कॉलेज यूनिवर्सिटीज बने, फिर ये था कि जो लोग ड्रॉप आउट हो जाते हैं, पढ़ नहीं पाते, उनके लिए डिस्टेंस लर्निंग हुई, फिर मूक्स आए, ऑनलाइन क्लासेस हुई, अब यूनिवर्सिटी भी मेटा हो गई। तो देखिए वो क्या है, पहले उसकी डेफिनेशन समझेंगे हम। मेटा यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन का एक इनोवेटिव और मॉडर्न अप्रोच है। तो उच्च शिक्षा के लिए एक बिल्कुल नई शुरुआत है, आधुनिक। सेकंड जनरेशन यूनिवर्सिटी मॉडल भी कहते हैं इसे। और ये ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से आगे बढ़ के काम कर रहा है, यानी उससे भी आगे बढ़ के ये कर रहा है। और इसके की फीचर्स क्या है वो देखिए। मेटा यूनिवर्सिटी एक डिजिटल और वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर ऑपरेट करती है। तो डिजिटल और वर्चुअल प्लेटफॉर्म, वर्चुअल अभी आपकी जो क्लास हो रही है वर्चुअल हो रही है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हो रही है। तो मेटा यूनिवर्सिटीज मतलब पूरी यूनिवर्सिटी चली है और स्टूडेंट्स को ये ग्रेटर एक्सेस, फ्लेक्सिबिलिटी और ग्लोबल लर्निंग एक्सपोजर प्रदान करती है। तो ग्लोबल लेवल पे, वैश्विक स्तर पे लर्निंग हो स्टूडेंट की, उसको फ्लेक्सिबिलिटी मिले, ग्रेटर एक्सेस मिले, तो ये एक्सपोजर मिलता है। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वर्चुअल ऑपरेशन और डिजिटल लर्निंग की बात होती है। ऑनलाइन कोलैबोरेशन, दो लोग मिलके भी कोलैब कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। जैसे आपने टीम टीचिंग पढ़ी थी, टीचिंग एप्टीट्यूड में, क्या मतलब है उसका, मतलब टीचर्स की टीम मिलके पढ़ा रही है, तो वैसे ऑनलाइन कोलैब कर सकते हैं। रिसोर्सेज शेयर किए जा सकते हैं। फ्लेक्सिबल कोर्स स्ट्रक्चर, जो कोर्स का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, वो बड़ा लचीला होता है। मीन्स टीचर्स स्टूडेंट्स की सुविधा के अनुसार उसको डिफाइन कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल कर सकते हैं। मल्टी यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप होती है, ऐसा नहीं एक ही यूनिवर्सिटी है, अलग अलग यूनिवर्सिटी वहाँ पे पार्टनरशिप भी कर सकती है। तो ये मेटा में आ रहा है। मेटा मतलब बिल्कुल एडवांस, अभी लेटेस्ट जो है, तो सारी लेटेस्ट चीज़ें, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा उद्देश्य स्टूडेंट्स पढ़े, तो टेक्नोलॉजी बेस्ड टीचिंग होती है यहाँ पे। अब एजुकेशनल फोकस देखेंगे। मेटा यूनिवर्सिटी का फोकस क्या होता है, इनोवेशन और क्रिएटिविटी, मतलब विद्यार्थी के अंदर जो रचनात्मक गुण है उनको बाहर निकालना, वो नई नई चीज़ें सीखे, नए नए प्रयोग करे, वो सारा उद्देश्य है। फिर लर्निंग सिस्टम कैसा, अब ट्रेडिशनल में तो क्या होता है, यूनिफॉर्म पहन के टाइम पे कॉलेज पहुंचना है, प्रॉपरली सारे नोट्स बनाने हैं, टाइमली आपके टेस्ट वगैरह जो भी एग्ज़ाम रिटर्न होना एट्सेट्रा। तो वो नहीं करके एक ऐसा लचीला फ्लेक्सिबल लर्निंग सिस्टम बना दिया कि इसका उद्देश्य केवल रिसर्च को बढ़ावा देना और लर्निंग को बढ़ावा देना है। इसके लिए ज़्यादा रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है। फिर न्यू टीचिंग मेथड्स, टीचिंग के नए नए मेथड्स, तरीके। एडवांस रिसर्च एरिया बहुत एडवांस कर देना। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन, टेक्नोलॉजी को मिला देना, इंटीग्रेट कर देना।
तो ये जो मॉडल है ना, ये बदलते समय की जरूरत के अनुसार एक तो एडेप्टिव है, यानी इसको हम एडॉप्ट कर सकते हैं, अपना सकते हैं जब हमें जरूरत लगे, और फ्यूचर रेडी एजुकेशन ये प्रदान करता है। अब पहला पहला मॉडल भारत में कब आया, ये जानने का विषय है। फर्स्ट मेटा यूनिवर्सिटी मॉडल इन इंडिया। भारत में मेटा यूनिवर्सिटी मॉडल को सबसे पहले अपनाने वाली कौन सी यूनिवर्सिटीज है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, DU। आई थिंक DU 22 में इस्टेब्लिश हो गई थी, 1922 में। और जामिया मिलिया इस्लामिया है, JMI। तो DU और JMI ने मिलके 2015 में जॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। अब इन्होंने क्या स्टार्ट किया? मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन, मास्टर्स डिग्री यानी PG की डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री दे रहे हैं किसमें? मैथमेटिक्स में। तो इन दोनों ने मिलके, इनका जॉइंट वेंचर है। तो यहाँ हमने पढ़ा था ना कि इंटीग्रेशन भी हो जाता है यहाँ पे, और नए नए टीचिंग मेथड्स होते हैं, टेक्नोलॉजी इंटीग्रेट होती है। इवन यहाँ तक के जो यूनिवर्सिटीज है वो भी मल्टी यूनिवर्सिटी पार्टनरशिप शब्द आया है ना, इसका क्या मतलब है? दो या दो से ज्यादा होते ही मल्टी वर्ड आ जाता है ना। तो दो या दो से ज्यादा यूनिवर्सिटीज मिलके कोलैब कर सकती है। कोलैब मतलब अपना एक गठबंधन बना सकती है। तो अब हम ये देखेंगे इसका एग्जाम्पल, ये PYQ है, ध्यान से इसको पढ़ लेना। इस पे आ सकता है कि वो कौन सी दो यूनिवर्सिटीज है जिन्होंने 2015 में जॉइंट प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो ये दो नाम आएंगे, ऐसे करके 3 गलत पेयर भी आ सकते हैं। तो आपको DU एंड JMI याद रखना है। मास्टर ऑफ मैथमेटिक्स एजुकेशन इन्होंने स्टार्ट किया। सपोज ये पूछ ले PYQ में कि DU एंड JMI ने 15 में कौन सा कोर्स स्टार्ट किया, कौन सा लर्निंग प्रोग्राम स्टार्ट किया। तो इसमें आर्ट एंड कल्चर दे देंगे, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी, IIM, ऐसा कुछ भी मैनेजमेंट दे देंगे। तो आपको ध्यान रखना है मैथमेटिक्स। तो इंडिया का पहला मेटा यूनिवर्सिटी बेस्ड एकेडमिक प्रोग्राम इसको माना जाता है। तो मेटा यूनिवर्सिटी हायर एजुकेशन का मॉडर्न डिजिटल मॉडल है, और फ्लेक्सिबिलिटी और इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के माध्यम से क्या करता है? ग्लोबल लर्निंग की अपॉर्चुनिटी, मतलब पूरे विश्व में कहीं से भी कोई भी अगर जुड़ना चाहे तो ग्लोबल लेवल पे हो गया ना, और क्या है? लर्निंग के अवसर है, तो ये प्रदान करता है। अब लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज देखिए। अब अगर पर्टिकुलर भाषा की बात करें तो भारत में लैंग्वेज के प्रोमोशन के लिए, विस्तार, बढ़ावा, टीचिंग और रिसर्च के लिए इसको स्थापित किया गया। अब इसका उद्देश्य क्या है? इंडियन और फॉरेन लैंग्वेजेस को हायर एजुकेशन में मजबूत बनाना। जो भारतीय भाषा है और विदेशी भाषा है, ये दोनों हायर एजुकेशन में इंटीग्रेट की जाए। तो 6 लैंग्वेज यूनिवर्सिटीज अब तक बन चुकी है भारत में। सबसे पहली श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ है, अभी ऊपर आप पढ़ के आए हैं ये। फिर ये वाली भी आपने पढ़ी है, तिरुपति में है। फिर ये अब देखेंगे नई है, द इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी, ये EFLU, ये इसकी शॉर्ट फॉर्म है, हैदराबाद में है। तो इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेजेस की टीचिंग और ट्रेनिंग के लिए इसको स्थापित किया गया है। इंग्लिश और फॉरेन लैंग्वेजेस की टीचिंग के लिए, पढ़ाने के लिए और ट्रेनिंग के लिए। लैंग्वेज स्किल्स और कम्युनिकेशन डेवलपमेंट पे ये फोकस करती है। मतलब लैंग्वेज, भाषा का ज़्यादा से ज़्यादा भाषा की जो स्किल्स है, योग्यता, उसे बढ़ाना। कम्युनिकेशन यानी आपसी बातचीत, उसका विकास करना। तो इन पॉइंट्स पे फोकस किया गया है। महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा। तो वर्धा स्कीम आई थी ना, 1936 में आई थी, याद है? पढ़ा था आपने। मैंने आपको एक ऐसा गोल 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 चार्ट बनाने को भी बोला था। आज प्रोबेबली मैं उसकी फोटो भेज दूंगी। आपने पर्सनली किसी ने भी मुझे नहीं बोला है, बट मैं भेज दूंगी उस कैसे आपको बनाना है। तो ये वर्धा में जो है महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय। तो यहाँ हिंदी भाषा को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रोमोट किया गया। ट्रांसलेशन, लिटरेचर, हिंदी की स्टडीज का ये एक मेन सेंटर है। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी हैदराबाद में। तो उर्दू भाषा और साहित्य को बढ़ावा देने के लिए इसको एस्टेब्लिश किया गया। डिस्टेंस और रेगुलर एजुकेशन, यानी स्टूडेंट्स रेगुलर जाके भी पढ़ सकते हैं, और कोई पत्राचार से पढ़ना चाहे, डिस्टेंस लर्निंग करना चाहे तो वो भी पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली। तो संस्कृत एजुकेशन और रिसर्च के लिए नेशनल लेवल का ये इंस्टीट्यूट है। टीचर ट्रेनिंग और क्लासिकल स्टडीज को ये बढ़ावा देता है।
अब ये 6 मेजर यूनिवर्सिटीज़ आपको एक चार्ट में मिल जाएगी यहाँ पे, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अगर आपको रिक्वायर्ड है तो बताना, मैं इसको पूरा चार्ट को ही ग्रुप में डाल दूंगी, बता देना आप अगर स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आई वुड सेंड इट, देन वी वुड प्रोसीड। एक्रेडिटेशन इन हायर एजुकेशन, मान्यता की बात की जाए तो एक्रेडिटेशन क्या होता है, जहां मान्यता दी जाती है तो यहाँ क्वालिटी चेकिंग की जाती है और परफॉर्मेंस का इवेल्यूशन किया जाता है, यानी कोई विद्यार्थी, कोई यूनिवर्सिटी कैसा परफॉर्म कर रही है, क्या वो जो यूजीसी ने मानक निर्धारित किए हैं उनके अनुसार कार्य कर रही है, कहीं कोई इलीगल काम तो नहीं हो रहा है, जैसे अभी रिसेंटली अल फला यूनिवर्सिटी प्लस और भी कई यूनिवर्सिटीज़ की मान्यता रद्द कर दी गई यूजीसी के द्वारा। तो इसमें ये हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी चेकिंग की जाती रहती है टाइम टाइम पे। तो स्टूडेंट्स अगर सपोज आप ही को, जैसे अभी आप नेट जेआरएफ की तैयारी करें तो डेफिनेटली एमए किया है तो आपने चेक किया होगा ना इसको यूजीसी से मान्यता है या नहीं, जहाँ से आपने मास्टर्स किया, अगर मान्यता नहीं है तो आप वहाँ से मास्टर्स डिग्री नहीं करेंगे। तो इससे क्या होता है, एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स बेटर होते हैं। नेक के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, बस अगर ये नहीं पता तो याद रख लेना, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है, ठीक है, 1994 में स्थापित किया गया था। तो ये क्या काम करता है, यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज की टीचिंग, रिसर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर और गवर्नेंस की क्वालिटी को असेस करता है, पता लगाता है क्या वहाँ जो यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में टीचिंग हो रही है, रिसर्च हो रहा है, जो बेसिक ढांचा है, वहाँ जो व्यवस्थाएं चल रही है उसकी क्वालिटी बेटर है या नहीं है। अगर नहीं है तो मान्यता रद्द कर दी जाएगी। अब एनबीए की बात करें तो नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन, ये भी 1994 में एस्टैब्लिश हुआ। यहाँ टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज जैसे इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, इनका क्वालिटी एक्रेडिटेशन किया गया। अब ये एक्रेडिटेशन बोर्ड क्या है, ये 1996 में एस्टैब्लिश हुआ और क्वालिटी अश्योरेंस को स्ट्रेंथन, मजबूती देने के लिए स्थापित किया गया। तो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एकेडमिक स्टैंडर्ड और लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने पे इसका पूरा ध्यान रहता है, फोकस रहता है, जोर रहता है। ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग की बात करें अगर, जैसे होता है ना मुक्त विश्वविद्यालय, खुला विश्वविद्यालय, इग्नू इसका सबसे मेन एग्जाम्पल है ही हमारे सामने। तो ये नॉन कन्वेंशनल एजुकेशन का उदाहरण है। नॉन कन्वेंशनल मतलब लर्नर सेंटर्ड, लर्नर सब कुछ है, आपकी स्टूडेंट्स की सुविधा मैटर करती है। आप अगर सेंटर पे नहीं जा रहे हैं, आपको घर पे बुक्स भेजी जाएगी, आप फ्लेक्सिबिलिटी से एग्जाम दे सकते हैं। इस टर्म में आप पूरे 6 पेपर नहीं देना चाहते, 3 दे सकते हैं, 3 आप ड्यू रख के नेक्स्ट टर्म में दे सकते हैं। मतलब टोटली स्टूडेंट्स के लिए इतना फ्लेक्सिबल बना देना सब चीज़ों को, ये है। तो डिस्टेंस एजुकेशन को ओपन और डिस्टेंस लर्निंग भी कहते हैं। तो ये उन स्टूडेंट्स के लिए बना है जो रेगुलर क्लासरूम अटेंड नहीं करते हैं। तो लर्निंग काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, स्टूडेंट अपना टाइम, प्लेस और पेस के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार, समय के अनुसार, स्थान के अनुसार पढ़ाई करेगा। इसमें स्टडी मटेरियल, ऑनलाइन क्लासेस होगी, लेक्चर्स की रिकॉर्डिंग मिलेगी, कॉन्टेक्ट प्रोग्राम्स मिलेंगे, तो ऐसे शिक्षा दी जाएगी। तो ये जो है ना ओपन यूनिवर्सिटी हुई, कई बार स्टेट अपनी अलग से बना लेता है, जैसे राजस्थान में कोटा ओपन है ना, वर्धमान महावीर ओपन कोटा में है। डिस्टेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बन जाते हैं, स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशंस बनते हैं। तो ये क्या बनाते हैं, मतलब बच्चों की पहुंच तक पढ़ाई जाए, हर बच्चे के पहुंच में हो, कोई ये ना कहे कि मैंने इन नियमों की वजह से हायर एजुकेशन नहीं ली। इग्नू इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। इसका ईयर ज़रूर याद कर लेना, 1985 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये फ्लेक्सिबल, अफोर्डेबल और क्वालिटी एजुकेशन प्रदान करता है। ओपन और डिस्टेंस लर्निंग एजुकेशन का मॉडर्न नॉन कन्वेंशनल मॉडल है ये। लर्निंग को कैसा बनाता है, बिल्कुल लचीला, एक्सेसिबल यानी सबकी पहुंच में आए, और स्टूडेंट फ्रेंडली यानी स्टूडेंट्स इसमें बिल्कुल फ्रेंडली रहे। तो ये इसका उद्देश्य है। तो अभी तक हमने ये देखा है, अब हम कुछ और देखेंगे। एक पीपीटी के थ्रू हम पूरा का पूरा प्रॉपर ओवरव्यू ले लेंगे जो अभी हमें पढ़ना है। यस,
अब हम हायर एजुकेशन पे एक पूरा ओवरव्यू लेने के लिए इसको देखेंगे। जस्ट अ मिनट। अच्छा, अभी स्क्रीन दिख रही है ना? यस, विजिबल है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे। स्लाइड, यस, ये है HECI, हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। तो आप ये पढ़ चुके हैं, UGC, AICTE, NTCE, ICAR, BCI और MCI। ये केवल इन चीज़ों को एक शॉर्ट नोट्स में दिखाया जा रहा है, जो आप डिटेल में PDF में पढ़ के आए ना, तो इससे आप शॉर्ट नोट्स इजीली बना पाएंगे। मैं बार बार कहती हूँ, चार्ट पेपर ले लीजिए, उस पर बनाना स्टार्ट कर दीजिए। हायर एजुकेशन काउंसिल ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है। तो पहले क्या था इसमें वो देखिए, पहले UGC और ये सारी चीज़ें इसमें पहले थी। अब समस्या क्या थी? अधिकारों का ओवरलैप हो रहा था और जटिल प्रक्रिया थी, बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया, और गुणवत्ता में असमानता थी, मतलब इक्वालिटी नहीं थी, ट्रांसपेरेंसी भी नहीं थी। तो अब क्या ज़रूरत पड़ी, क्या बात हुई कि एक अम्ब्रेला के नीचे इन सबको लाया जाए। ये अलग 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 टुकड़ों में नहीं होके एक ऐसी ऑटोनोमस स्वायत्त संस्था बने जो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो, जहाँ पे कोई ये इल्ज़ाम ना लगाए कि ये पार्शलिटी कर रहे हैं, बायस्ड है, या रिजल्ट्स में कुछ हेर फेर होती है। कुछ भी नहीं, टोटल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक सेंटर में आए और क्वालिटी एजुकेशन मिले, गुणवत्ता होनी चाहिए शिक्षा में। तो NAP 2020 में इसका कार्यान्वयन किया गया। तो जब 2020 में नई शिक्षा नीति आई तो ये प्रस्ताव रखा गया। अब देखिए, जैसे प्रस्ताव रखा जाता है वो संसद में जाएगा, दोनों सदनों से वो पारित किया जाएगा, कानून बनेगा। लेकिन एकदम से रातों रात कोई भी चीज़ एग्जिस्टेंस में नहीं आती है, उसको प्रैक्टिकली अप्लाई होने के लिए थोड़ा समय लगता है। तो 2026 में जाके अब ये चीज़ें लागू हो रही है। तो एकल नियामक संस्था ये बन गई है, जिसमें ये सब के सब इंक्लूडेड हैं। तो एक शीर्ष यानी हाईएस्ट नियामक निकाय बन गया, एक ऐसी बॉडी बन गई। तो यहाँ क्या हो गया, सिंगल एपेक्स बॉडी आप इसे कहेंगे। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट का रोल कितना है, कम से कम, और गवर्नेंस कैसी हो रही है, मैक्सिमम। ठीक है, तो राजनीति तो हो गई बंद और सही तरीके से कंडक्ट होना चीजें शुरू हो गई है। अब देखेंगे कि इसकी प्रेजेंटली 4 अंग कौन से हैं। तो NHERC है, NAC NAC है, और HEGC है, और GEC है। तो इनको अगर आप हिंदी में लर्न करना चाहें, बाकी आपको देखिए शॉर्ट फॉर्म तो सबकी लर्न करनी ही पड़ेगी, फुल फॉर्म भी करनी पड़ेगी। फर्स्ट पेपर हमेशा बाईलिंगुअल पढ़ना चाहिए, उससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। आप PYQ भी ऐसे कीजिए कि दोनों लैंग्वेज में पढ़ के फिर सॉल्व कीजिए। अब इनकी विशेषता वही बात जो आपने अभी पिछली स्लाइड में देखी थी, एकल नियामक ढांचा हो गया ना, केवल एक इनका एक सेंटर हो गया। फिर ऑनलाइन हो गई चीज़ें सारी और बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई। अभी जो UGC नेट के फॉर्म भरे जाएंगे टोटली ऑनलाइन है, ट्रांसपेरेंट है, और किसी भी तरह की कोई चीटिंग नहीं की जा सकती। एक्रेडिटेशन आधारित हो गया ये, यहाँ ऑटोनॉमस हो गया ये। आउटकम बेस्ड एजुकेशन, एजुकेशन के आउटकम आने लगे हैं, परिणाम आने लगे हैं। अनुसंधान को, रिसर्च को यहाँ एनकरेज किया जा रहा है। अब देखेंगे HECI के 4 वर्टिकल्स की संरचना। ठीक है, ये वही बात है, केवल इसको स्लाइड फॉर्म में दिखा दिया। अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो आप पहले वाला जो कंटेंट है वो देखेंगे, इसका क्लैरिफिकेशन देखेंगे। इसकी फुल फॉर्म ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, इसको आप प्रॉपरली एक स्क्रीनशॉट लेके नोट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए और डेली बार बार पढ़िए और फिर PYQ सॉल्व कीजिए, तो आपको पता लगेगा क्वेश्चन पूछे कैसे जाते हैं। और लास्ट डे हम कर भी लेंगे, कल या परसों हम PYQ सेशन रख लेंगे। अब देखेंगे स्कूल एजुकेशन की बात कहाँ आ रही है, तो वही बात जो हमने पढ़ी थी ना, बाल वाटिका की कंसेप्ट आ गई है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, खेल खेल में रीडिंग सीख ले बच्चे, राइटिंग सीख ले, कुछ मैथ्स के बेसिक न्यूमेरिकल्स लाइक फाउंडेशन का उनका एक अच्छा हो जाए। अब बात है, इससे आगे बढ़ेंगे तो यही फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमेरेसी की बात है।
और फिर उससे आगे है कर्टेलिंग ड्रॉप आउट रेट, के जो बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, रूरल एरियाज में बहुत ज़्यादा होता है, बच्चे खेतों में लग जाते हैं, कहीं और पेरेंट्स के साथ लग जाते हैं, पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं होता, गरीबी की वजह से ड्रॉप आउट होता है, स्कूल छोड़ देते हैं। तो इन सबको रोकना और शिक्षा को बढ़ावा देना। फिर करिकुलम एंड पेडागॉजी इन स्कूल्स, स्कूल्स में लर्निंग कैसी होनी चाहिए, हॉलिस्टिक, केवल वन वे नहीं हो, टोटली बच्चे के लिए इंजॉयबल हो, उसको इंगेज करके रखे, सारी चीज़ों को इंटीग्रेट करे, साइंस भी है, मैथमेटिक्स भी है, योगा भी है, म्यूजिक भी है। टीचर्स की प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए, इक्वेटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, लर्निंग फॉर ऑल, सबको सीखने को मिले, एफिशिएंट रिसोर्सेज, जो स्रोत हैं वो बिल्कुल पर्याप्त मात्रा में अच्छे होने चाहिए, इफेक्टिव गवर्नेंस होनी चाहिए स्कूल से, स्टैंडर्ड सेटिंग एंड एक्रेडिटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। ये सब कुछ आप नैप की विशेषताएं पढ़ चुके हैं पहले भी पीडीएफ में, आपको केवल शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में ये पीपीटी पढ़ाई जा रही है। तो नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्या है, इंटीग्रेटेड हॉलिस्टिक वेलनेस, फ्लेक्सिबिलिटी से परिपूर्ण और क्वालिटी एजुकेशन डेवलप करना। तो सबसे पहले 3 से 6 हो गया, फिर उससे आगे का अध्याय हुआ कि बच्चे को बेसिक सारी चीज़ें पढ़ना लिखना गिनती ये सब आना चाहिए। थर्ड हो गया कि ड्रॉप आउट कम हो, कोई भी स्कूल छोड़कर ना जाए। फिर है जो करिकुलम है, सिलेबस है, वो रटने के बजाय समझ पे आधारित हो। फिर फिफ्थ में है शिक्षक, जो टीचर्स हैं उनकी भी प्रॉपर ट्रेनिंग हो, गुणवत्तापूर्ण भर्ती हो, इसके लिए बीएड को अनिवार्य किया है और बीएड को अब वापस से 1 ईयर का कर दिया है, अब 2 ईयर्स की नहीं है बीएड। तो इसमें टीचर का एक सेंट्रल रोल रहता है। फिर है समानता और समावेशन, सभी के लिए शिक्षा, मतलब डिप्राइव्ड क्लास का विशेष ध्यान रखा गया है, सभी वर्ग के बच्चे पढ़ाई करेंगे। फिर संसाधन, जो रिसोर्सेज है उनका इफेक्टिव यूज होना चाहिए, स्कूल कॉम्प्लेक्स प्रणाली, साझा संसाधन, जो मिले जुले रिसोर्सेज है उनका बेटर मैनेजमेंट होना चाहिए, एक्रेडिटेशन और जो मान्यता है उसकी भी गुणवत्ता सुनिश्चित होनी चाहिए, जो रिजल्ट्स आते हैं वो टोटली ट्रांसपेरेंट हो, कहीं पे भी कोई डाउट ना रहे किसी तरह का। अब आप ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लेकिन अगर आप इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं हैं देन यू कैन रीड आउट दिस वन। गुणवत्तापूर्ण विश्वविद्यालय महाविद्यालय, जो कॉलेजेस हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो कैसी होनी चाहिए, क्वालिटी से परिपूर्ण। संस्थागत पुनर्गठन और समेकन, इंटीग्रेशन हो, अभी जैसे आपने मेटा पढ़ाई था, तो ये सारी चीज़ें क्यों प्रमोट की जा रही है, डिस्टेंट एजुकेशन के सेंटर्स क्यों बने हैं, क्यों सब्जेक्ट के बारे में अब हेड स्ट्रॉन्ग नहीं है कि आर्ट्स वाला केवल आर्ट्स के ही सब्जेक्ट ले सकता है, वो कुछ उसमें कॉमर्स की या साइंस की मिंगलिंग नहीं कर सकता। नहीं, अगर किसी को म्यूजिक का शौक है और उसने साइंस ली है, लेकिन उसके साथ वो इंटीग्रेट, बहुविषयक, मतलब अलग अलग सब्जेक्ट्स को इंटीग्रेट करके भी पढ़ा जा सकता है। हाईएस्ट लर्निंग होनी चाहिए, और शिक्षक कैसे होने चाहिए, मोटिवेट करने वाले, इनर्जेटिक होने चाहिए, और हायर एजुकेशन में इक्वालिटी होनी चाहिए। ठीक है, ये सारी और जितने भी जो शोध है, रिसर्च है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा मिले। तो जो भी राष्ट्रीय अनुसंधान रिसर्च, नेशनल रिसर्च फाउंडेशंस हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा रिसर्च को बढ़ावा दे। उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रभावी शासन और नेतृत्व हो, व्यावसायिक, मीन्स ऐसा नहीं केवल किताबी शिक्षा दे दी बेरोजगार तैयार हो गए, ऐसी शिक्षा हो जो व्यवसाय भी सिखाए, वयस्क शिक्षा हो, लाइफ टाइम लर्निंग होनी चाहिए। हमारे भारत की जो भाषाएं हैं, हमारा कल्चर है, आर्ट है, इनको भी संवर्धन करना है। प्रौद्योगिकी, जो इंडस्ट्रीज है उनका प्रॉपर उपयोग, इंटीग्रेशन करना है। ऑनलाइन और डिजिटल टीचिंग भी होनी चाहिए। केंद्रीय सलाहकार शिक्षा बोर्ड भी सशक्त, स्ट्रेंथन करना है सबके लिए, बहुत कम दर में, कम रेट में, कम बजट में अच्छी क्वालिटी एजुकेशन मिले, और इन सब का कार्यान्वयन यानी एप्लीकेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। अब ये है एडॉप्शन ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है इस पे नज़र डालेंगे। इमर्जिंग मतलब उभरती हुई तकनीक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, सिमुलेशन,
ये सब शिक्षा में प्रयोग ली जाएगी। NEFT की बात करें, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज की पहचान और वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ये करता है। मतलब टेक्नोलॉजी का यूज, अब देखिए अपनी ही क्लास हो रही है तो इसमें जो PPTs बनी हुई है, फिर आपको प्रॉपर इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, ग्रुप्स में आपको कंटेंट मिल जाएगा, PYQs मिल जाएंगे, तो ये सारा हम टेक्नोलॉजी को प्रॉपर यूज कर रहे हैं ना। तो वैसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की बात करें तो पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय था, अब ये बन गया शिक्षा मंत्रालय। तो ये टेक्नोलॉजी के अडेप्शन के लिए पॉलिसीज और इम्प्लीमेंटेशन सुनिश्चित कर रहा है कि अब इसको इम्प्लीमेंट करना है हमें। तो NETF की रिकमेंडेशन के आधार पे ये अपना डिसीजन लेता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज पर रिसर्च को ये प्रोमोट करता है, इनोवेशन और डेवलपमेंट के लिए फंडिंग देता है। अब देखेंगे NETF, नेशनल एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फोरम, तो ये ऑटोनोमस बॉडी है। यही बात है, सारी गवर्नमेंट को ये एडवाइस देते हैं। किन किन को? सेंट्रल गवर्नमेंट को भी और स्टेट गवर्नमेंट को भी। आपको पता है ना, शिक्षा समवर्ती सूची में शामिल है, इसके ऊपर दोनों कानून बना के इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बाकी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा काम करती है और स्टेट्स को इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल देती है। तो टेक्नोलॉजी यूजेज इन एजुकेशन के लिए ये सुझाव देते हैं। कैपेसिटी बिल्डिंग, तो यहाँ इंस्टीट्यूशन टीचर्स की डिजिटल और टेक्नोलॉजिकल कैपेसिटी को डेवलप करता है। रिसर्च और इनोवेशन को ये बढ़ावा देता है। अब देखेंगे ऑनलाइन एंड डिजिटल एजुकेशन, इसके चैलेंजेस क्या है, क्या चुनौतियां हैं। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं डिजिटली, इसके क्या चुनौतियां हैं। तो डिजिटल कॉम्पिटेंसी की कमी है, ठीक है। तो टीचर स्टूडेंट में डिजिटल स्किल्स और टेक्नोलॉजी यूज की कमी है, ठीक है। अभी उतना हमारे यहाँ डेवलप नहीं है चीज़ें। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। अब जो रूरल एरियाज है वहाँ पे नेटवर्क ही नहीं है, प्रॉपर वाईफाई नहीं है, तो फिर इंटरनेट डिवाइसेस, डिजिटल रिसोर्सेज ही नहीं है। जबकि सबके पास लैपटॉप होना चाहिए, प्रॉपर कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं, अब जैसे मैथमेटिक्स है, उसको ऑनलाइन पढ़ाना बहुत चैलेंजिंग होता है, उसको इतना इजीली नहीं पढ़ा सकते। वहीं दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, पढ़ाए जा सकते हैं। योगा की थ्योरी बहुत आसानी से पढ़ाई जा सकती है ऑनलाइन, लेकिन प्रैक्टिकल सिखाना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको ऑनलाइन पढ़ाने में कठिनाई आती है। स्क्रीन बेस्ड एजुकेशन की समस्या, तो ज़्यादा स्क्रीन का यूज़ करेंगे हम तो हमारी आंखों पे असर आएगा ना, डिस्ट्रैक्शन होगा, टेंशन कम होगा, हेल्थ इश्यूज आएंगे। बहुत देर बैठे रहने से हमें बहुत सारी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आएगी। ऑनलाइन असेसमेंट, तो ऐसा कहते हैं कि भाई ये फेयर और रिलायबल नहीं होता है, जो एग्ज़ाम लिए जाते हैं वो थोड़े बायस्ड होते हैं, वहाँ कुछ प्रॉब्लम्स होती है। अब डिजिटल डिवाइड की बात करें तो रूरल और अर्बन, ग्रामीण और शहरी इलाके हैं, वहाँ टेक्नोलॉजी के एक्सेस में काफ़ी डिफरेंस होता है। गाँव में लाइट्स ही नहीं आती प्रॉपर, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती है, तो वहाँ वाईफाई कहाँ से आएगा, कैसे चलेगा। और वहीं अर्बन एरियाज़ में हर समय ये चीज़ें बहुत अच्छे लेवल पे मौजूद रहती है। तो ये हमने देखा था क्या चैलेंजेस है अगर हम ये सारी बात करें इस तरह से, तो हमें क्या चैलेंजेस सामने आते हैं इस एजुकेशन में, तो हमने ये देखा। अब आगे का हम, यस मिश्री जी आपने हैंड रेज किया हुआ है, बोलिए। यस मैम, एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। जो आपने पढ़ाया था ना, वो 4 वर्टिकल्स ऑफ हम्म। HECI वाले, हाँ उनमें जो 4 दे रखे हैं ना, हाँ NHERC, हाँ हाँ। NHE, हम्म NHFEC, हम्म। इनकी सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए ना मैम? हाँ देखिए, जहाँ तक आप जो भी चीज़ें लर्न करें ना, इवन इसमें जैसे आप योगा की भी तैयारी कर रहे हैं तो सीक्वेंस का बहुत मैटर होता है। अभी आप जो हठ योग पढ़ोगे ना, इतना मैटर करती है सीक्वेंस यहाँ पे। क्या मैं तो यही सजेस्ट करूँगी, भले बहुत ज़्यादा मत पढ़ो, पूरा मत पढ़ो, लेकिन जितना परसेंट सिलेबस कवर करो ना, सीक्वेंस को ध्यान में रखते हुए पढ़ो, उसको प्रॉपरली पढ़ो। तो मैं तो यही मैम, सजेस्ट करूँगी। हम्म। इसकी फुल फॉर्म में भी सीक्वेंस चेंज नहीं होना चाहिए, इसमें चेंज है एक मेन में। बस वही है, जैसे मूक की आ गई थी, तो मूक में भी है ना, मैसिव ओपन ऑनलाइन या ऑनलाइन ओपन,
ये भी कंफ्यूज्ड कर देती है चीजें। आप पीवाईक्यू करने बैठोगे ना तो पता लगेगा, बहुत कंफ्यूज्ड करती है ये चीजें। तो इनको प्रॉपर ध्यान से किया करो। और बाकी नहीं आपको मैम, हाँ, ये क्वेश्चन है NHFEC, ये है इसकी फुल फॉर्म है नेशनल हायर एजुकेशन फंडिंग काउंसलिंग। तो इसमें एफ और ई का सीक्वेंस चेंज हो रहा है फुल फॉर्म में। अच्छा मैं इसको कंफर्म देख के बता दूंगी और आपको ये भेज दूंगी फिर, ठीक है। और आपको अगर ठीक है। ये थोड़ा सा उसमें चाहिए, कोई चीज़ प्रॉब्लम आए तो हिंदी में भी मुझे बता देना। बाकी वैसे मैंने देखो कोशिश की है, पूरे कंटेंट मैंने बाइलिंगुअल बनाए हैं। और ये वर्ड्स तो आपको जो करने पड़ेंगे तो इंग्लिश में ही करने पड़ेंगे। इसका आप मुझे है ना बता देना, या मैं सर्च करके मैं आपको सही इसका करेक्ट भेज दूंगी, ठीक है। चलिए, और कोई प्रॉब्लम? पीवाईक्यूज की है आपने सॉल्व? मैम पूरी नहीं हुई है। वो उस दिन जो मैंने पीडीएफ भेजा था संडे के लिए, मंडे को भेजा था मैंने, वो कर लिया आपने? नहीं मैम पूरी नहीं की है। अरे वो तो तक्षशिला नालंदा वाला तो कितना इंटरेस्टिंग है सारा, वैदिक एजुकेशन, वो तो योगा में ही कवर हो गया था आपका। तो उसको कर लेना, क्योंकि अब मैं वापस से आपको एक पीडीएफ देने वाली हूँ। तो वो तो इंटीग्रेटेड है, सारे मिक्स है उसमें। ठीक है, तो अभी उसको जल्दी से आज ही टारगेट रखो कंप्लीट करने का। और कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नहीं मैम कोई प्रॉब्लम नहीं है। शांति पाठ करते हैं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। दोनों हथेलियों का घर्षण करते हुए अपने मुखमंडल पे लगाएंगे। ये भावना करेंगे कि हमने अभी जो भी अध्ययन किया उसे हम भली भांति स्मरण रख सकें। और धीरे धीरे अपने नेत्र खोलेंगे। हरिओम।